तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बादलों के बारे में पढ़ा और बादलों का संपूर्ण वर्गीकरण जाना। और आइए अब हम बादलों का विश्व में वितरण और वर्षा और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों वर्षा के प्रकार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर मध्य से एक विषुवत रेखा खींची हुई है और विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही सूर्य लंबवत चमकता है। तो बादल और बाष्पीकरण हमारी विषुवत रेखा से ही सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इस क्षेत्र से ही कर्क और मकर रेखा के बीच से ही बाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है। और बादल सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर ही होते हैं, यानी कि 0 से 10 डिग्री के मध्य सबसे ज़्यादा बादल होते हैं, लेकिन 10 से 20 के मध्य सबसे ज़्यादा जो है वो बाष्पीकरण होता है। हम मकर रेखा और कर्क रेखा से इधर उधर बढ़ते हैं तो बादल कुछ कम होते जाते हैं। वहीं जहाँ जहाँ रेगिस्तान हैं उन रेगिस्तानों में बादल बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ऊपर जैसे ही हम 50-60 के बीच में पहुँचते हैं, 55 और 60 के मध्य पर एक बार फिर बहुत ही अधिक बादल मिलते हैं और वर्षा अधिक होती है। फिर ध्रुवों पर जाकर ये बादल कम हो जाते हैं। वहीं इनकी अगर ऊंचाई के बारे में बात करें तो विषुवत रेखा पर बादल सबसे ऊंचे होते हैं और ये ध्रुवों की तरफ जाते हुए बादल नीचे होते जाते हैं। ध्रुवों पर ये बहुत ही नीचे होते हैं। तो अभी हम ऊंचाई और नीचाई का पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया, लेकिन अब हम ये पर हमारी पृथ्वी पर जो बादल हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं कि बादल विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचे होंगे और ध्रुवों की तरफ कम ऊंचाई पर होंगे। अब वर्षा के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारी वर्षा जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो वर्षा का नंबर 1 हमारा प्रकार है संवाहनीय वर्षा। संवाहनीय वर्षा, संवाहनीय वर्षा कब होती है और कहाँ होती है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। संवाहनीय वर्षा जब होती है जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य से ताप प्राप्त होता है और जल का बाष्पीकरण होता ही रहता है और जल बाष्प जो वायु जो है वो पृथ्वी के नीचे की सतह की तरफ जो वायु गर्म हो जाती है, जो कि हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य से ताप प्राप्त होता है तो वायुमंडल को वो ऊपर से आने में नहीं गर्म करता है, क्योंकि वो शॉर्ट वेव होती हैं। लेकिन जब पृथ्वी से टकराकर पृथ्वी अपने रेडिएशन दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा जब पृथ्वी से विकिरण होता है तो वायुमंडल अधिक गर्म होता है। तो पृथ्वी की जब पास का यानी पृथ्वी के सतह का ये वायुमंडल गर्म हो जाता है तो ये वायुमंडल ऊपर की तरफ उठता है, यानी जैसे ही किसी धरातल पर ये वायु गर्म होगी तो ये वायु राशि ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर जब तापमान कम है तो जैसे ही ऊपर उठेगी यहाँ पर आकर ये वायु संघनित होगी और ये संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो यहाँ बादल बनेंगे। और जब ये बादल और थोड़ा ऊंचे उठेंगे तो ये ठंडे होकर और ये बरसना शुरू कर देंगे, तो इसे ही संवाहनीय वर्षा कहते हैं। यानी कि ये संवाहन तरंगे जो नीचे से ऊपर के लिए उठती हैं तो ये वर्षा होती है। और संवाहनीय वर्षा सबसे अधिक जो है वो इन क्षेत्रों में विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है, यानी विषुवत रेखा के पास और कर्क और मकर के मध्य में भी होती है। तो यहाँ कभी कभी होती है, लेकिन ये विषुवत रेखा पर जो है वो रोजाना ये संवाहनीय वर्षा होती है। अगला हमारा वर्षा का प्रकार है पर्वतीय वर्षा। और पर्वतीय वर्षा हमारी पृथ्वी पर जब होती है जब कोई हवा, यानी कि ये वर्षा भी विषुवत रेखा से इधर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य हमने जाना कि हमारे उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की पेटियां होती हैं। तो जैसे ही कोई उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा बहती है और इस हवा के मध्य में जब कोई चोटी
यानी कि कोई पहाड़ पर्वत आ जाता है और हवा बह रही है तो वो हवा इस पर्वत पर चढ़ना शुरू कर देती है। इसे एडियाबेटिक पवन कहते हैं। और एडियाबेटिक पवन ये जब ऊपर चढ़ती है तो ऊपर तापमान में कमी होती है, तो जैसे ही तापमान में कमी होगी तो वहाँ पर ये वर्षा, तापमान में कमी होने से वायु संघनित होगी और ये संघनित की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और बादल बनेंगे और वर्षा होना प्रारंभ होगी। यानी ये वर्षा पहाड़ों पर जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। लेकिन ये उसी साइड में होगी जिधर से पवन जा रही है, और इधर अगर पवन उतर रही है तो ये क्षेत्र जो है वो वृष्टि, ये क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर वर्षा नहीं होगी और ये क्षेत्र जो है वो रेन शेडो जोन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर वृष्टि छाया रेन शेडो जोन हो जाएगा, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। और अगला हमारा प्रकार है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, और ये चक्रवाती वर्षा जो है वो ये उच्च अक्षांशों में होती है, जहाँ पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र 60-65 के 55 और 60 के अक्षांशों के मध्य में एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहते हैं। तो उस उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है, और यहाँ पर जो है वो उपध्रुवीय निम्न दाब, और ये इस उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र में इधर से आने वाली हवाएं और इधर से जाने वाली हवाएं जब ये टकराती हैं तो यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो चक्रवात घूमते हुए ये जब दोनों हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो ऊपर उठकर वायु ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने पर वहाँ पर बारिश प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरीके की बारिश को चक्रवाती ये वर्षा कहते हैं। यानी कि एक तरफ से जो है वो ठंडी हवा चलती है और दूसरी तरफ से गर्म हवा चलती है। गर्म हवा चलती है, यानी ये ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिकतर होता है। वैसे तो ये इधर भी होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ भी जैसे मौसम होगा वहाँ पर होगा। यानी कि यहाँ भारत में भी चक्रवात आते हैं, लेकिन ये जो चक्रवात यहाँ पर आते हैं यहाँ अधिकतर चक्रवाती वर्षा ही होती है। तो ये चक्रवात जब गर्म हवा और ये ठंडी हवा इसके ऊपर चढ़ जाती है, और ये जो हवा जब चलती है और गर्म हवा टकराती है तो गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है। तो ये गर्म हवा जैसे ही टकरा कर ऊपर उठती है तो ये ऊपर उठकर ठंडी होती है, और ठंडी होकर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वहाँ से ये बारिश होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है हमारे वर्षा का प्रकार हुआ। अब हम वर्षा का विश्व में वितरण भी देख लें तो वर्षा का विश्व में वितरण यानी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक वर्षा होती है, और जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वर्षा में कमी होती जाती है, लेकिन ध्रुवों के पास उपध्रुवीय क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। वहीं यहाँ जब जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस आ जाती हैं, यानी कि पहाड़ और हवाओं का क्षेत्र जब पड़ जाता है तो वहाँ पर भी वर्षा अधिक होती है। जैसे कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा हमारे भारत के चेरापूंजी में होती है। वहाँ पर ये वर्षा पहाड़ में एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि पहाड़ में जाने वाली हवा ये दोनों तरफ से घिरकर और ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पृथ्वी पर वर्षा का वितरण भी समान नहीं है, जिसे हम इस मैप द्वारा देख लेते हैं, और इस मैप में अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ अधिक वर्षा होती है और कहाँ कहाँ कम वर्षा होती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।